डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फायरिंग सर्किट ऑफ थायरिस्टर्स को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर को डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि थायरिस्टर के सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन की क्यों जरूरत होती है। हमारे पास जो अवेलेबल रेटिंग्स ऑफ थायरिस्टर्स मार्केट में है उसकी रेटिंग है 10 किलो वोल्ट और 3 किलो एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम 10 केवी तक का थायरिस्टर अवेलेबल है, मैक्सिमम 3 किलो एम्पियर करंट रेटिंग तक का थायरिस्टर अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद भी आगे हमें सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर की जरूरत क्यों हो रही है, इसका कारण समझते हैं। इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके पास मान लीजिए 2 मीटर की एक रस्सी है, क्लियर, और आपको क्या करना है, आपको एक पेड़ में झूला बनाना है। तो जब झूला बनाना है तो मान लीजिए पेड़ की हाइट काफी अधिक है, तो जब आप उस झूला को बनाएंगे हो सकता है आपके लिए 10 मीटर की रस्सी की जरूरत होगी, लेकिन आपके पास क्या है, 2-2 मीटर की बहुत सारी रस्सियां हैं। आप क्या करोगे, उस रस्सियों की लंबाई बढ़ाने के लिए आप अलग अलग 5 रस्सियां लगाओगे, 5 रस्सियों को जोड़ोगे और उसके बाद आपका झूला बनेगा। मान लेते हैं कि ये आपका पेड़ है, पेड़ की डाली है, यहां पर आपने एक झूला बना लिया। चलिए झूला आपका बन गया। अब पता चला कि इस झूला पर जब आप झूलने के लिए गए ये रस्सी टूट गई, ये रस्सी कहीं से टूट गई, मान लो ये रस्सी यहीं से टूट गई और आप गिर गए। अब आप क्या करोगे, अब आपको ये बात समझ में आएगी कि आपने जिस रस्सी को यूज किया था ये रस्सी उतना मजबूत नहीं था। अब इस रस्सी को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, अब क्या करोगे, अब आप फिर से 5 रस्सियों को जोड़ोगे और 5 रस्सियों को जोड़कर एक दूसरी रस्सी बनाओगे, उसको भी इसके साथ लगा दोगे, यानी अब आपके पास 2 रस्सियां हो गई। अब आप 2 रस्सियों में भी झूला नहीं झूल पा रहे, फिर टूट जा रही है रस्सियां, आप क्या करोगे, 3 रस्सी लगाओगे, 4 रस्सियां लगाओगे। इस तरह से आपने क्या किया कि आपके पास 2-2 मीटर की रस्सियां थी, लेकिन वो रस्सी ज्यादा मजबूत भी नहीं थी, उसकी लंबाई भी अधिक नहीं थी। आपने झूला बनाने के लिए जो आप पेड़ में लटकाकर झूल रहे हो उसको बनाने के लिए आपने क्या किया, बहुत सारी रस्सियों को 5-5 रस्सियों को आपने जोड़ा और उसके बाद वैसे वैसे आपने 3-4-5 अलग अलग रस्सियां बनाई और उसके बाद आप झूला झूलना शुरू की। तो इसी तरह से जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको एक 10 किलो वोल्ट और 3 किलो एम्पियर का करंट रेटिंग का थायरिस्टर आपको दिया गया है। आपको अगर 10 किलो वोल्ट तक का रेटिंग का थायरिस्टर दिया गया है आपके पास, तो आप क्या करोगे, और आपको मान लीजिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट मान लीजिए आप HVDC ट्रांसमिशन की बात करो। HVDC ट्रांसमिशन में क्या होता है, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं और ये DC वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, 765 किलो वोल्ट, 765 किलो वोल्ट और 800 किलो वोल्ट। इसका करंट रेटिंग क्या होता है भाई, इसका पावर रेटिंग होता है 5000 मेगावाट। मान लो 5000 मेगावाट का पावर आपको ट्रांसफर करना है इस लाइन से। अब क्या करोगे, यहां भी थायरिस्टर की तो जरूरत होगी क्योंकि आप AC को DC में कन्वर्ट करोगे पहले, फॉर दैट यू नीड ए थायरिस्टर। तो अब एक 10 किलो वोल्ट का थायरिस्टर आपके काम नहीं आने वाला है। आप क्या करोगे, आप बहुत सारे 80-90 थायरिस्टर को लोगे और उन सारे थायरिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण आप देखोगे यहां पर आप 10 kV इस तरह से आपका ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा, ओवरऑल वोल्टेज आपको 765 किलो वोल्ट का मिल जाएगा। अब करंट रेटिंग की बात करते हैं। इसको जब आप करंट रेटिंग से डिवाइड करोगे, ये MVA, सपोज ये MVA रेटिंग दिया गया है, करंट रेटिंग से डिवाइड करोगे तो आपको ये करंट मिलेगा ग्रेटर देन 3000 एम्पियर, ग्रेटर देन 3000 एम्पियर। अब जो आपका थायरिस्टर था वो 3 किलो एम्पियर तक का ही करंट सस्टेन कर सकता था, कैरी कर सकता था। अब आप यहां पर क्या करोगे, अब आपको इसके साथ साथ एक दूसरा थायरिस्टर का यूनिट लेना पड़ेगा और वो इसके पैरेलल में आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट आप जानते हो पैरेलल सर्किट में डिवाइड होता है। मान लो यहां से 6000 एम्पियर का करंट आया, ये 3000 एम्पियर का करंट डिवाइड हो गया, यहां पर 3000 एम्पियर का करंट डिवाइड हो गया। यानी कि HVDC लाइंस को अगर आप ऑपरेट करा रहे हो तो उसके
पावर को हैंडल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन थायरिस्टर्स का बनाना पड़ेगा। तो जब इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस को बनाएंगे तो वहां पर हमारे पास कुछ समस्याएं आएंगी। ऑफ कोर्स जब भी आप कुछ काम करने जाते हो समस्याएं तो आती ही हैं, तो भाई यहां भी कुछ समस्याएं आएंगी। हम लोग इन सारे समस्याओं को समझते हैं। लिखा हुआ है, although very large ratings of thyristors are available in the market, but many industrial applications require more voltage and current handling capability। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, hence series and parallel combination of thyristors are used। Hence series and parallel combination of thyristors are used। इसलिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन थायरिस्टर का आप यूज करते हैं। जब हम इस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन थायरिस्टर्स का यूज करेंगे, हम लोग पहले सीरीज कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। थायरिस्टर्स इन सीरीज, जब ये थायरिस्टर्स को सीरीज में आपने कनेक्ट किया, ये आप क्यों करते हो कनेक्ट, क्योंकि टू इंप्रूव वोल्टेज रेटिंग और वोल्टेज कैरिंग कैपेबिलिटी। अब वोल्टेज कैरिंग कैपेबिलिटी लिखो, वो ज्यादा अच्छा टर्म लग रहा है आपको, वोल्टेज कैरिंग कैपेबिलिटी। तो जब ये वोल्टेज कैरिंग कैपेबिलिटी के लिए बहुत सारे थायरिस्टर्स को सीरीज में लगा रहे हैं, सपोज यू आर कनेक्टिंग n number of thyristors in series, you are having first thyristor, similarly you are having n number of thyristors in series। तो टोटल यहां वोल्टेज रेटिंग होगा, ये होगा वोल्टेज रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। ये पूरे यूनिट को आप क्या कहते हो, स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि इंसुलेटर्स आपने देखा था ट्रांसमिशन लाइन में, ढेर सारे इंसुलेटर्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया था, तो उसे क्या कहा जाता था, इंसुलेटर स्ट्रिंग। तो इसे क्या कहा जाएगा, एक स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग की वोल्टेज रेटिंग हुई, इसके लिए आपने n नंबर ऑफ थायरिस्टर्स को लगाया। लेकिन अब जब अभी मैं समस्याएं बतलाऊंगा आपको, कुछ प्रॉब्लम्स बतलाऊंगा इसका, आप देखोगे कि सारे थायरिस्टर की वोल्टेज कैरिंग कैपेबिलिटी सेम नहीं होगी। सारे थायरिस्टर्स की वोल्टेज कैरिंग कैपेबिलिटी अगर सेम नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास मान लीजिए 10 kV का थायरिस्टर है, ये भी 10 kV का थायरिस्टर रेटिंग का दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि सबका सेम वोल्टेज कैरिंग कैपेबिलिटी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसके कारण हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें 76.5 यानी 77 थायरिस्टर चाहिए था 765 kV को ऑपरेट कराने के लिए। अब हम उसके जगह 80-90 थायरिस्टर्स 100 थायरिस्टर्स का यूज करेंगे, क्योंकि भाई अब कोई थायरिस्टर हमें 9 kV कैरी करेगा, कोई 8 kV कैरी करेगा, इसलिए हमें ज्यादा थायरिस्टर्स की जरूरत होगी। तो इसलिए यहां पर एक टर्म को डिफाइन किया गया है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी सीरीज थायरिस्टर के लिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी टर्म को डिफाइन किया गया है ईटा सीरीज। तो ईटा सीरीज को समझते हैं ये क्या होता है, ये दिया गया है, ऊपर का टर्म लिखिए, वोल्टेज रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, वोल्टेज रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय n इंटू वोल्टेज रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल थायरिस्टर, वोल्टेज रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल थायरिस्टर। क्लियर। तो यहां पर देखिए n क्या है, नंबर ऑफ थायरिस्टर्स। तो यहां से आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट होगा, आपको परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछेगा, यू विल मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप क्या देखोगे, ईटा इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि सारे अभी इसकी समस्याएं मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये रहा स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बाद इसमें दूसरा एक टर्म आ रहा है डीरेटिंग फैक्टर। अब ये डीरेटिंग फैक्टर कहां से आ गया, इसको समझते हैं। डीरेटिंग फैक्टर
तो डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है, शॉर्ट में इसे DRF लिखते हैं। तो DRF का फॉर्मूला है 1 माइनस ईटा। आप कहोगे सर आपने फॉर्मूला लिख दिया, कुछ बतलाओ डी रेटिंग फैक्टर के बारे में। तो देखिए डी रेटिंग फैक्टर क्या कहता है। हमारे पास मान लीजिए हमने स्ट्रिंग बनाया थारिस्टर्स का, और वो स्ट्रिंग्स कितना वोल्टेज, हर थारिस्टर यूनिट 9 वोल्टेज 9.5 केवी 9.5 केवी तक का वोल्टेज हैंडल कर रहा है। अब देखिए उसमें समस्या क्या आती है। आपके पास 10 किलो वोल्ट का थारिस्टर रेटिंग अवेलेबल था, आप क्या कर रहे हो कि 9.5 केवी तक का वोल्टेज वो थारिस्टर हैंडल कर रहा है उस स्ट्रिंग में। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें उस स्ट्रिंग की रिलायबिलिटी बढ़ानी है, रिलायबिलिटी बढ़ाने का मतलब है कि अगर आपके पास कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस आते हैं, कभी वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है, आपको क्या करना चाहिए, आप कुछ 2-3 थारिस्टर्स को बढ़ा दो, कुछ 2-3 थारिस्टर्स ज्यादा कनेक्ट कर दो सीरीज में, उससे कुछ पैसा आपका ज्यादा इन्वेस्ट होगा, लेकिन वो ज्यादा रिलायबल होगा, वो अधिक रिलायबल होगा। आप जब भी कोई सिस्टम डिजाइन करते हो, कोई इक्विपमेंट डिजाइन करते हो, तो रिलायबिलिटी को भी कंसीडर किया जाता है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी को कंसीडर करने के लिए आप क्या करोगे, रिलायबिलिटी को कंसीडर करने के लिए आपको यहाँ पर ज्यादा थारिस्टर्स का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए डी रेटिंग फैक्टर को बतलाया गया 1 माइनस ईटा, 1 माइनस ईटा। यानी कि अगर एफिशिएंसी कम होगा, अगर एफिशिएंसी कम होगा तो डी रेटिंग फैक्टर अधिक होगा। इट इज द मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ थारिस्टर, इट इज द मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ थारिस्टर। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में क्या कहा जाता है, एक लाइन ये भी लिख लो, इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रिंग। यानी अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है कि किसी स्ट्रिंग एफिशिएंसी अधिक है, आप क्या कहोगे कि थारिस्टर्स को ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। यानी 10 किलो वोल्ट का लिया, हम उससे 9.5 किलो वोल्ट का, हम 9.5 किलो वोल्ट तक का वोल्टेज प्रोवाइड करा लिए। यानी आपने कोई काम लिया, आप किसी से कोई काम ले रहे हो, उसे आप पैसे दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि काम ज्यादा करा ले रहे हो। आपने मान लो 1000 रुपया किसी को दिया और आप काम भी 975 रुपये का करा ले रहे। यानी आप क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज ज्यादा कर ले रहे, ले रहे हैं। क्लियर। और रिलायबिलिटी क्या हुआ, रिलायबिलिटी का मतलब हुआ कि आपने 1000 रुपये दिए और काम आप 800 रुपये का ही करा रहे हैं। उससे क्या होगा कि जिससे आप काम कुछ करवा रहे हो, किसी प्रकार का कोई काम आप ले रहे हो, तो कहीं न कहीं रिलायबिलिटी अधिक होगी। यानी वो ज्यादा दिन तक आप काम कर सकता है, ज्यादा दिन तक काम कर सकता है। क्लियर। तो ये रहा आपका रिलायबिलिटी और स्ट्रिंग एफिशिएंसी, यानी डी रेटिंग फैक्टर और स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ थारिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब जब सीरीज कनेक्शन हो गया तो दूसरा समझते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्यों किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन करने का कारण होता है करंट रेटिंग को इंप्रूव किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन इज डन टू इंप्रूव करंट कैरिंग कैपेबिलिटी। तो थारिस्टर को पैरेलल में अब लगाते हैं। तो जब हम थारिस्टर को पैरेलल में लगाएंगे तो यहां भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी आएगा ईटा पैरेलल। तो यहां पर ईटा पैरेलल क्या होगा, अब देखिए स्ट्रिंग बहुत सारे पैरेलल में लगे हैं, सारे स्ट्रिंग मिलाकर क्या होगा, एक करंट कैरी कर रहा है, ये एक रेटिंग होगा करंट का। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं करंट रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, करंट रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग, करंट रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आ रही है बात, करंट रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय, नीचे अब क्या लिखोगे आप अपनी समझदारी से लिखिए, n इंटू इंडिविजुअल करंट रेटिंग ऑफ थारिस्टर, इंडिविजुअल करंट रेटिंग ऑफ थारिस्टर, इंडिविजुअल करंट रेटिंग ऑफ थारिस्टर। क्लियर। इंडिविजुअल करंट रेटिंग ऑफ थारिस्टर। क्लियर। तो ये रहा ईटा पैरेलल। तो यहां भी अगर DRF लिखेंगे, डी रेटिंग फैक्टर, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस ईटा पैरेलल, 1 माइनस ईटा पैरेलल। दैट मींस इफ n is more then efficiency will be less, if efficiency will be less then reliability will be more। तो ये रहा हमारा सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन का स्ट्रिंग एफिशिएंसी और डी रेटिंग फैक्टर। इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, वो सबसे लास्ट में कराऊंगा इसी लेक्चर में।
इसी लेक्चर में मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, तब तक आप इंतजार करिए। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आता है सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन जब थायरिस्टर्स का करते हैं। तो भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रॉब्लम को आप नहीं जानोगे और जाकर आप पैरेलल और सीरीज ऑपरेशन आपने करा दिया, आपको क्या करेगा, कंपनी का मालिक भगा देगा, आपकी छुट्टी कर देगा। तो पहले जानते हैं प्रॉब्लम्स इन सीरीज ऑपरेशन ऑफ थायरिस्टर। तो प्रॉब्लम्स इन सीरीज ऑपरेशन, तो सीरीज ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम होता है? तो सीरीज ऑपरेशन में जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता है हमारे पास जो सीरीज ऑपरेशन में क्या होता है कि वोल्टेज रेटिंग सभी थायरिस्टर्स का अलग अलग होता है। वोल्टेज रेटिंग सभी थायरिस्टर्स का अलग अलग होता है। इसको हम लोगों को समझना है, इसे हम लोगों को समझना है। क्लियर? तो देखिए अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वोल्टेज ड्यूरिंग द ब्लॉकिंग स्टेट, ये कह रहा है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वोल्टेज ड्यूरिंग ब्लॉकिंग स्टेट। ये ब्लॉकिंग स्टेट पर क्यों भाई जोर दिया जा रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वोल्टेज इन ब्लॉकिंग स्टेट। ब्लॉकिंग स्टेट का मतलब जबकि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आपका सारा थायरिस्टर्स काम कर रहा है, उसी समय आपको 755 किलो वोल्ट का वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया उसको ब्लॉक करके रखा है। अब इसमें क्या होगा कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वोल्टेज ब्लॉकिंग बतला रहा है। यानी कोई थायरिस्टर कहेगा मैं 10 किलो वोल्ट का वोल्टेज ब्लॉक करूंगा, कोई कहेगा तुम्हें जो करना है करो, मैं 8 किलो वोल्ट का करूंगा, कोई कहेगा मैं 9 किलो वोल्ट का करूंगा। तो भाई जब इतने अनइक्वल वोल्टेज ब्लॉकिंग होंगे तो ये कहीं न कहीं एक समस्या है। तो जब एक समस्या है, अब हम इसका कारण समझते हैं। इसका दो रीजन है अनइक्वल वोल्टेज ब्लॉकिंग का, और हम वो दोनों रीजन पर काम भी करना है हमें कि दोनों रीजन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो पहला रीजन देखिए रीजन वन कर रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स difference in forward blocking characteristics of different thyristors। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग क्या होता है? ये होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, यहां तक क्लियर। इसके बाद यहां से कंडक्शन होता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम एक से अधिक थायरिस्टर लिए, ये आइए दिस इज VAK, जब एक से अधिक थायरिस्टर लोगे तो दूसरे थायरिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक पहले के सिमिलर नहीं होगा। तो ये जब सिमिलर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, व्हेन यू हैव कनेक्टेड इन पैरेलल, आप देख सकते हो किसी एक करंट पर बात करिए अगर आप, एक करंट पर आप क्या दिख रहा है? दो वोल्टेज मिल रहा है, ये है V1, ये है V2, यानी थायरिस्टर 1 है, ये थायरिस्टर 2 है। यानी किसी एक करंट, ब्लॉकिंग करंट IB पर आपको दो वोल्टेजेस मिल रहे हैं। और किसी एक वोल्टेज की अगर हम बात करें तो एक वोल्टेज पर दोनों के बीच में करंट का डिफरेंस मिल रहा है डेल IB, करंट का डिफरेंस मिल रहा है ब्लॉकिंग करंट डेल IB। तो इसके कारण क्या होगा कि हमारा अलग अलग वोल्टेज ब्लॉकिंग होगा सारे थायरिस्टर्स का। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ भी नहीं है। आप जितने भी थायरिस्टर्स मैन्युफैक्चर करते हो, किसी भी थायरिस्टर्स का, किसी दो थायरिस्टर्स का सिमिलर वोल्टेज ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ पाता है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं, और जब डिफरेंसेस आते हैं तो वहां पर हमें इस तरह का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। जब हमें ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या कहता है? कनेक्ट ए स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट across the thyristor
अक्रॉस द थायरिस्टर्स। यानी कह रहा है कि एक स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट आपको कनेक्ट करना है अक्रॉस द थायरिस्टर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा कनेक्ट करोगे? स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट। तो भाई स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट क्या होता है इसको हम समझ लेंगे, उससे पहले रीजन 2 जान लेते हैं। व्हाट इज द रीजन 2? सेकेंड रीजन क्या है इसका? सेकेंड रीजन बता रहा है ड्यू टू डिफरेंट रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू टू डिफरेंस रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या होता है? अब ये बोल रहा है कि जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है थायरिस्टर का, वो भी थायरिस्टर का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग थायरिस्टर्स का डिफरेंट होता है। जब रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होगा उसके कारण भी हमें समस्याएं आएंगी, क्योंकि उसमें चार्ज स्टोर्ड जो होगा। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है? आप एक एरिया की बात करते हो, यहां से आया इस तरह से ये एरिया, और मान लो सबका अलग अलग हुआ रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। जो चार्ज स्टोर हो रहा है एरिया में QR, वो चार्ज क्या होगा? अलग अलग होगा। इसके कारण भी यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज होगा। अब हमारा टारगेट क्या है? इसको भी हमें रेक्टिफाई करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है हमारा कनेक्ट डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट्स। कनेक्ट डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट, यानी कि डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। क्लियर? तो अब हम लोग पहला प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है उसको हम लोग समझते हैं कि जो पहला प्रॉब्लम था हमारा हमारे पास जो डिफरेंट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक आया था, उस डिफरेंट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक को कैसे हम लोग टू रेक्टिफाई डिफरेंट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम देखिए हमारे पास, अब मैं सर्किट बना रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग ए सर्किट। आप इसको केयरफुली देखिए, ये हमारा लोड है। अब हम मान लेते हैं हमारे पास दो थायरिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप 2 से ज्यादा भी थायरिस्टर ले सकते हो भाई, लेकिन मैं 2 ही थायरिस्टर लूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। ये 2 थायरिस्टर जब आपने लिया, ये क्या कह रहा है? एक रेजिस्टेंस यहां ले लो, एक रेजिस्टेंस यहां ले लो, और यहां से इसे कनेक्ट कर दो। ये रहा R, ये भी रहा R। क्लियर? तो ये जब दोनों रेजिस्टेंस R लिया जाएगा, ये कॉमन नोड हुआ। थायरिस्टर क्या है? ऑफ है। थायरिस्टर क्या है? ऑफ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम कर रहा है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ? V1। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ? V2। क्लियर? तो इसके अक्रॉस जब वोल्टेज V1 हुआ तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा? करंट होगा I1/R। इसके थ्रू करंट क्या होगा? करंट इज V1/R, और यहां पर करंट होगा V2/R। ठीक है, करंट यानी दोनों का डिफरेंट रहा। इसके साथ साथ क्या हुआ? ये देखिए पहला वोल्टेज ब्लॉकिंग बतला रहा प्लस माइनस V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है +-V2, +-V2। क्लियर? तो अब बतला रहा है हमारा कि इन दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस है उसको डेल VB कह रहे हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला बतला रहा है कि R की जो वैल्यू होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ R, इट शुड बी इक्वल टू n VBM माइनस VS डिवाइडेड बाय n-1 इंटू डेल्टा I। अब इन सारे टर्म्स को हम लोग समझते हैं कि ये सारे डिफरेंट टर्म्स क्या क्या हैं। पहला n क्या है? नंबर ऑफ थायरिस्टर्स इन सीरीज, नंबर ऑफ थायरिस्टर्स। जब नंबर ऑफ थायरिस्टर्स हमें पता है, दूसरा VBM लिख रहे हैं। VBM है मैक्सिमम वोल्टेज कैपेबिलिटी ऑफ वोल्टेज ब्लॉकिंग ऑफ थायरिस्टर, यानी कि आपके पास 50 थायरिस्टर्स हैं।
50 थायरिस्टर्स में कोई ब्लॉक कर रहा है 8.5, कोई ब्लॉक कर रहा है समवन इज ब्लॉकिंग 9, समवन इज ब्लॉकिंग 9.5। तो जो सबसे हाईएस्ट वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है उस वोल्टेज को यहां पर लेना है। तो ये लिख रहे हैं मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक, मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक, ठीक है। तो ये मान लो कि 9.5 के भी आपका मैक्सिमम था। Vs सप्लाई वोल्टेज है। डेल IB क्या है? डेल IB है हमारा डिफरेंस ऑफ करंट, डिफरेंस ऑफ करंट इन ये बता रहा है कि डिफरेंस ऑफ करंट कौन सा है कि एक हमारा जो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर देखिए ये कौन सा करंट है, ये हमारा पहला करंट मानिए IB1 है, दूसरा करंट है IB2, यानी कि ये ब्लॉकिंग स्टेट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होगा? लीकेज करंट होगा। तो ये बतला रहा है कि डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम लीकेज करंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम लीकेज करंट, डिफरेंस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीकेज करंट। यहां तक समझ रहे हो? यानी कि कोई एक थायरिस्टर जिसका लीकेज करंट मैक्सिमम होगा, कोई एक थायरिस्टर जिसका लीकेज करंट मिनिमम होगा, उसका ये डिफरेंस होगा। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो द वैल्यू ऑफ R दैट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस दिस थायरिस्टर। अब अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट है हमें V1 और V2 कैलकुलेट करना है। तो भाई V1 और V2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर हम लोग एक नोड लेते हैं, ये नोड है हमारा कॉमन नोड है, यहां पर KCL अप्लाई कीजिए। KCL अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस नोड पर, देखिए 2 ब्रांच और इधर 2 ब्रांच, टोटल 4 ब्रांचेज हैं। इसका करंट होगा V1 by R प्लस IB1 इट विल बी इक्वल टू V2 by R प्लस IB2। यहां से आप क्या देखेंगे? यहां से आप V1 माइनस V2 अगर देखें इट विल बी इक्वल टू R इंटू IB2 माइनस IB1। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा? V1 प्लस V2। अगर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हो सर्किट में, इसे आप नेग्लेक्ट कीजिए रेजिस्टेंस को, तो Vs विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू Vs। जब आप 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों ऐड करेंगे तो यहां से क्या होगा? 2V1 विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, दैट मींस V1 विल बी इक्वल टू Vs प्लस R इंटू IB2 माइनस IB1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो V2 आएगा एंड V2 विल बी इक्वल टू Vs माइनस R इंटू IB2 माइनस IB1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? ये हमारा रहा V1 और V2, ये रहा हमारा V1 और V2, ये दोनों चीज हमें मिल चुका है, ये दोनों चीज हमें V1 और V2 मिल चुका है। So this is all about static equalizing circuit। ये सर्किट कौन सा है हमारा? स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। तो स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब इससे ज्यादा हमें स्टैटिक सर्किट के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दूसरा रीजन समझते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम, जो दूसरा रीजन था, दूसरा रीजन क्या था कि हमारे पास रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक अलग था। जब रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक अलग था, उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे? उसके लिए हमें डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट बनाना है टू रेक्टिफाई डिफरेंट रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको रेक्टिफाई करने का क्या था? हमने पहले ग्राफ जो ड्रॉ किया था, उस ग्राफ को एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये मान लो पहला था, ये हमारे पास मान लो दूसरा रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक आया। अब आप क्या देख रहे हो कि पहले और दूसरे रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक के बीच में ये क्या आ रहा है? डेल क्यू आर, क्योंकि भाई दोनों का अपना अलग अलग एरिया था, दोनों का चार्ज स्टोर अलग अलग हुआ, और उस चार्ज स्टोर अलग अलग हुआ तो दोनों के बीच का डिफरेंस डेल क्यू आर हुआ। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल क्यू आर हुआ, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट बनाते हैं। डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट बनाते हैं। तो डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट क्या है?
डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट जब हम बनाएंगे तो देखिए डायनेमिक इक्विलाइजिंग सर्किट कैसे बनता है, इसको आप समझिए। ये हमारा Vs है, कोई लोड तो आप लगाएंगे ही बिल्कुल। आपने थायरिस्टर लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। दो थायरिस्टर, सर दो ही लगाइए, मैं दो ही थायरिस्टर यहाँ पर लगा रहा हूं। दिस टू थायरिस्टर्स आर कनेक्टेड। इसके बाद भाई स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट को भी हम यहाँ लगा देते हैं, इसको हमें नहीं छोड़ना है। अब मैं इसको बना चुका हूं तो इसे भी रहने दूंगा। इसके बाद क्या करिए, एक इस तरह से आरसी सर्किट डिजाइन कीजिए, नीचे भी यहां पर एक आरसी सर्किट डिजाइन कीजिए। क्लियर, ये आरसी सर्किट हमने यहां पर डिजाइन किया। ये रहा हमारा R1, ये रहा हमारा C, दिस इज R2, दिस इज C। अब क्या कह रहा है कि एक डायोड भी कनेक्ट कर दो। लो, हमने एक डायोड भी कनेक्ट किया। डायोड क्यों कनेक्ट किया जाता है ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। ये डायोड आपने कनेक्ट कर दिया। दिस इज द डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट, दिस इज द डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट। अब इस डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट जब हमें मिल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट जब हमें मिला है तो यहां से हम लोग क्या डिराइव करेंगे, यहां से हम लोग आगे डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कैपेसिटेंस देखिए जो उसका डिनोमिनेटर पार्ट था उसको न्यूमरेटर में लिखिए n-1 इंटू डेल क्यू आर डिवाइडेड बाय इसका जो डिनोमिनेटर का टर्म आएगा ये आएगा NVBM माइनस VS, NVBM माइनस VS। ये आपको कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला है। कैपेसिटर का इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। ये हमारा डेल क्यू आर। क्लियर। अब बात आ रही है कि ये डायोड को क्यों लगाया जा रहा है, ये डायोड को क्यों लगाया जा रहा है। इस डायोड को लगाया जा रहा है क्योंकि जो ये कैपेसिटर आपने यहां पर लगाया है, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज और डिस्चार्ज होगा। तो ये कैपेसिटर को लगाया गया है कि रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को इंक्रीज करने के लिए डायोड का यूज किया गया है। डायोड इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इस डायोड को इसीलिए हम लोग यहां पर यूज किए हैं, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे। ये हमारा रहा सीरीज ऑपरेशन। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल ऑपरेशन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस AKTU के सिलेबस में दिया गया है। अब आप कहोगे सर ये सीरीज वाली बात क्यों नहीं लिखी गई है सिलेबस में। हो सकता है बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया होगा, लेकिन आपको सीरीज और पैरेलल दोनों ऑपरेशन देखना है। अब हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में समस्याओं को देखते हैं। प्रॉब्लम्स इन पैरेलल ऑपरेशन, प्रॉब्लम्स इन पैरेलल ऑपरेशन। तो पैरेलल ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम होता है इस चीज को हम लोग देखते हैं। ये बतला रहा है पैरेलल ऑपरेशन में प्रॉब्लम होता है अनइक्वल, वहां पर जब वोल्टेज का अनइक्वल वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, यहां पर क्या होगा, अनइक्वल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। वहां पर अनइक्वल वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉकिंग स्टेट में हुआ था, तो यहां पर अनइक्वल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में होगा। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। फॉरवर्ड या सिर्फ इतना ही लिखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट अक्रॉस द डिफरेंट थायरिस्टर्स। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझते हैं, इसमें भी दो रीजन्स हैं। इसमें जो पहला रीजन लिख रहा है रीजन वन। रीजन वन क्या है हमारा, रीजन वन है हमारा बिकॉज ऑफ डिफरेंट फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर्स, डिफरेंट फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट थायरिस्टर्स और थायरिस्टर्स। यानी कह रहा है कि जो थायरिस्टर्स हमारे पास होता है भाई, ये थायरिस्टर्स का डिफरेंट फॉरवर्ड फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसा थायरिस्टर है जो आप
थायरिस्टर की बात कर रहे हो, इसका सारा चीज ही अलग होता है मैन्युफैक्चरिंग में, बिल्कुल ही ऐसा ही होता है। तुम लोग जब जाओगे मैन्युफैक्चर करने के लिए तुम इसे इंप्रूव करना, फिर पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए थायरिस्टर 1 है, थायरिस्टर 2 है। अब क्या देख रहे हो आप, अब आप देख रहे हो कि मान लो कोई एक वोल्टेज पर आप देख रहे हो, एक वोल्टेज ड्रॉप, मान लो ये वोल्टेज ड्रॉप है, इस वोल्टेज ड्रॉप पर ये करंट यहां है, दूसरा करंट यहां है, ये है I2, ये हमारा I1। अब आप क्या देख रहे हो, करंट अलग अलग है, किसी एक वोल्टेज ड्रॉप पर करंट अलग अलग है, क्लियर। तो वहां पर क्या होगा कि क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो सेम रहेगा थायरिस्टर का, क्लियर। तो यहां पर पैरेलल में कनेक्ट है, तो हमारा करंट क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन है यूज ए करंट इक्विलाइजिंग सर्किट, यूज ए करंट इक्विलाइजिंग सर्किट। एक करंट इक्विलाइजिंग सर्किट को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे देखेंगे, लेकिन हम इसमें दूसरा रीजन भी देखते हैं। दूसरा रीजन क्या है, ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट थायरिस्टर्स, ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट थायरिस्टर्स। ये कह रहा है कि जो थायरिस्टर्स यूज किया जा रहा है उस थायरिस्टर्स का टेम्परेचर भी अलग अलग है। तो भाई टेम्परेचर कैसे अलग अलग है थायरिस्टर का, और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है यूज सिमेट्रिकल हीट सिंक, यूज सिमेट्रिकल हीट सिंक। हम लोग दोनों चीज को समझेंगे बारी बारी से, और दोनों का हम लोग सर्किट्स बनाते हैं, दोनों का सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, करंट इक्वलाइजिंग सर्किट बनाते हैं। करंट इक्वलाइजिंग सर्किट बनाते हैं कि हमने कहा कि जो हमारा थायरिस्टर्स है वो डिफरेंट करंट कैरी कर रहा है। जब थायरिस्टर हमारा डिफरेंट करंट कैरी कर रहा है, हमें क्या पहला रीजन के लिए है, करंट इक्वलाइजिंग सर्किट हमें बनाना है, करंट इक्वलाइजिंग सर्किट। तो करंट इक्वलाइजिंग सर्किट जब हम बनाएंगे तो देखिए हमारे पास करंट इक्वलाइजिंग सर्किट कैसे बनता है। आप देखिए एक थायरिस्टर आपका ये था पहला, और दूसरा थायरिस्टर आपका यहाँ पर था, ये दोनों आपका पैरेलल में ऑपरेट कर रहा था। When it was operating in parallel, the whole current was I, and here the current was different, I1 and I2. Here you know I1 is not equal to I2. अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक करंट इक्वलाइजिंग सर्किट बनाएंगे, करंट इक्वलाइजिंग सर्किट बनाएंगे। ये कैसे काम करता है, ये देखिए इंडक्टर कनेक्ट किया जाता है, और अब जो करंट आएगा IL, ये करंट यहां से बाहर निकलेगा, और इस करंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों में। अब सर कहोगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहां पर इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिकॉज इंडक्टर इज कनेक्टेड इन बोथ द सर्किट्स। इफ इंडक्टर इज देयर इन द सर्किट, सो इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट, इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट। तो जैसे ही करंट चेंज करने लगेगा, इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर विल इंड्यूस ईएमएफ, हेंस इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट। तो इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करेगा, और जिसके कारण ये दोनों करंट क्या होगा, इक्वलाइज हो जाएगा, दोनों करंट हमारा इक्वलाइज हो जाएगा, क्लियर। अब हम लोग दूसरा रीजन को देखते हैं। दूसरा रीजन हमारा दिया गया था, दूसरा रीजन दिया गया था हमें कि दूसरा रीजन दिया गया था डिफरेंस इन हीट, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस का कारण क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस का कारण था कि हम लोग जो हीट सिंक का यूज कर रहे हैं, हम लोग अगर इस तरह का हीट सिंक यूज कर रहे हैं, ये हमारा पहला थायरिस्टर रखा गया, दूसरा रखा गया, तीसरा थायरिस्टर इस तरह से रखा गया। जब ये तीनों थायरिस्टर रखा गया है, ये थायरिस्टर कुछ करंट कैरी करेगा, ये भी करंट कैरी करेगा, ये भी करंट कैरी करेगा। यहाँ पर इंडक्टेंस तो होता ही है, यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स अलग अलग होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा, इसका होगा फ्लक्स लिंकेज, इसका होगा फ्लक्स लिंकेज, इसका होगा फ्लक्स लिंकेज। आप इस थायरिस्टर को क्या देखोगे, इस थायरिस्टर का देखोगे फ्लक्स लिंकेज, इससे के फ्लक्स से भी लिंक कर रहा है, इसके फ्लक्स से भी लिंक कर रहा है।
यहाँ पर यानी थारिस्टर के पास क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा है इस थारिस्टर के पास, तो म्यूचुअल फ्लक्स किसी का ज्यादा या कम होगा, उसके कारण करंट क्या होगा, अलग अलग करंट्स जाएंगे। जब थारिस्टर का करंट्स अलग अलग जाएगा तो ये हीट सिंक में भी क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन द हीट सिंक। तो जब ये हीट सिंक में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, हम लोग इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिमेट्रिकल हीट सिंक का यूज करेंगे। सिमेट्रिकल हीट सिंक कैसे बनेगा, 1 2 3 1 2 3। लो अब हमने सिमेट्रिकल हीट सिंक बना दिया, ये हमारा अनसिमेट्रिकल, ये हमारा अनसिमेट्रिकल, इसका यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। और मुझे लगता है इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सारे फ्लक्सेस सेम है, सब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर पुट किया गया है। क्लियर। आप कहोगे सर आपने यहाँ सर्कुलर बना दिया, अगर चौथा 4 रहता तो क्या करते, स्क्वायर बना देते। इस तरह का कुछ हम लोग शेप बनाते। ये हमारा सिमेट्रिकल हीट सिंक। तो सिमेट्रिकल हीट सिंक का यूज करके सेकेंड रीजन को रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमने समझ लिया सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन का। अब आप लोगों का डिमांड हुआ करता था कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराइए। आज मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आज आप लोगों को करा रहा हूं। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। दिया गया है क्वेश्चन में एससीआर्स की रेटिंग दी गई है। एससीआर रेटिंग्स आर गिवन। ये रेटिंग कितना है, ये शायद 1000 वोल्ट दिया गया है, 200 एम्पियर। इस तरह के एससीआर्स आपके पास अवेलेबल हैं। लिख रहा है कि टोटल वोल्टेज एंड करंट टू बी हैंडल आर 6 kV एंड 1 किलो एम्पियर। अब क्या कह रहा है, टोटल वोल्टेज जो हैंडल करना है, टोटल वोल्टेज टू बी हैंडल्ड, टोटल वोल्टेज टू बी हैंडल्ड इज इक्वल टू 6 किलो वोल्ट एंड टोटल करंट टू बी हैंडल्ड, टोटल करंट टू बी हैंडल्ड, टोटल करंट टू बी हैंडल्ड इज इक्वल टू 1 किलो एम्पियर। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल यूनिट्स रिक्वायर्ड। आपको आप समझ चुके हैं कि वोल्टेज भी हैंडल ज्यादा करना है, करंट भी इसके औकात से ज्यादा हैंडल करना है। आप क्या करोगे, समझ जाओगे कि आपको सीरीज में भी लगाना है, साथ साथ पैरेलल में भी लगाना है, तभी ये दोनों चीज को हैंडल आप एक साथ कर पाओगे। तो जब ये दोनों को हैंडलिंग करना है, आपको कहा जा रहा है कि पता कीजिए कि सीरीज में कितने थारिस्टर्स होंगे, सीरीज एंड पैरेलल थारिस्टर्स का कैलकुलेट द नंबर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल यूनिट्स रिक्वायर्ड। यानी आपको पूछा जा रहा है एन सीरीज, एन सीरीज ईटा नहीं है, ये एन है। एन सीरीज क्या है, एन पैरेलल क्या है, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। इफ डी रेटिंग फैक्टर दिया गया है, ये डी रेटिंग फैक्टर भी 2 दिया गया है। पहला दिया गया डी रेटिंग फैक्टर 0.1, दूसरा दिया गया डी रेटिंग फैक्टर 0.2। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन पर हम लोग कैसे आएंगे, आप समझ चुके हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट किया गया है। तो पहले हम लोग सीरीज वाले पार्ट को डिस्कस कर लें, और सीरीज वाले पार्ट को डिस्कस करने से पहले चूंकि डीआरएफ दिया गया है, पहले केस में डीआरएफ इज गिवन 0.1, तो ईटा क्या होगा, ईटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.1 दैट मींस 0.9, 1 माइनस डीआरएफ दैट मींस 0.9। जब ईटा दिया गया है तो हम लोग लिखते हैं ईटा, और ये ईटा क्या है, सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए बराबर है। तो हम लोग सीरीज के लिए अगर लिखें, ईटा विल बी इक्वल टू, सीरीज के लिए वोल्टेज, टोटल वोल्टेज टू बी हैंडल कितना है, 6 किलो वोल्ट। तो वोल्टेज ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो गया, 6000 वोल्ट डिवाइडेड बाय, ये एन सीरीज निकलेगा, एन एस कर देते हैं, इंटू यहां पर क्या है, वोल्टेज रेटिंग इंडिविजुअल थारिस्टर का 1000 वोल्ट। तो ये दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.9। इससे जब आप एनएस को कैलकुलेट करेंगे तो एनएस की वैल्यू यहां से आपको लगभग आएगी 6.66। आप कहोगे सर ये नंबर ऑफ थारिस्टर्स आ रहा है 6.66, आप इसको क्या करोगे, पूरा थारिस्टर 6 और आधा थारिस्टर लेना, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 7 लेना पड़ेगा। ध्यान से रखिएगा, यहां पर आंसर आपको 7 लिखना पड़ेगा।
क्योंकि 6.66 तो आपको लेना ही है, ये तो मिनिमम लेना है। अगर 6.66 से कम ले लिया, अगर आपने 6.66 से कम ले लिया, आपका क्या होगा, डी रेटिंग फैक्टर ही चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि रिलायबल ऑपरेशन कराना है, आपको जो 6.66 आ रहा है 7 लेना है। आपका क्वेश्चन होगा सर 6.05 आता, क्या लेता है इसको, 6.05 को भी तुम 7 लोगे। 6.05 भी अगर गेट के एग्जाम में तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, अगर आप वहां पर 6.05 आंसर आ रहा है, देन यू विल हैव टू टेक इट 7, वहां पर बिल्कुल भी राउंड ऑफ नहीं चलेगा। 6.06 से अगर अधिक आ रहा है, आपको 7 लेना है। क्लियर? ये रहा हमारा पहला। इसी तरह से ईटा पैरेलल अगर हम देखें एन पैरेलल, तो एन पैरेलल का क्या होता है फॉर्मूला, ईटा विल बी इक्वल टू करंट रेटिंग। करंट रेटिंग कितना हैंडल करना है, 1 किलो एम्पियर, यानी 1000 डिवाइडेड बाय एन पैरेलल इंटू क्या है 200 एम्पियर। दिस विल बी इक्वल टू 0.9। तो यहां से जो एन पैरेलल मिल रहा है हमें, पहले केस में एन पैरेलल हमें यहां से मिल रहा है 5.5। सर 5.5 इसका मतलब 6 लिखो जल्दी से, ये हमने 6 लिखो। क्लियर है? ये रहा हमारा पहला पार्ट। तो आप दूसरा पार्ट को सॉल्व कर लोगे। चलो सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में दिया है DRF इज इक्वल टू 0.9, इसका मतलब ईटा क्या हुआ 0.2 दिया गया है DRF, ईटा क्या होगा 0.8, दैट मींस 1 माइनस DRF। क्लियर? तो पहला केस लिखते हैं एन सीरीज। एन सीरीज हमारा क्या होगा, एन सीरीज विल बी इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय ईटा 0.8 इंटू टोटल वोल्टेज कैरी कैपेबिलिटी क्या है 1000, इंडिविजुअल वोल्टेज है 1000। यहां से आपको एनएस क्या मिल रहा है, यहां से एनएस मिल रहा है 7.5, आप कितना लिखोगे 8। दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली एनपी नंबर ऑफ थायरिस्टर्स इन पैरेलल, टोटल करंट रेटिंग क्या है, टोटल करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है 1000 एम्पियर डिवाइडेड बाय ईटा इज 0.8 एंड individual current rating is 200 ampere. From here you write it will be equal to 6.25, इसको आपको क्या लेना है 7, इसको आपको लेना है आंसर में 7। क्लियर? तो मेरे ख्याल से सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन आप लोग समझ चुके होंगे, और सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन बाकी के जो 2 टॉपिक्स आपने पढ़ा उससे काफी आसान है, और इसका न्यूमेरिकल भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया। अब आप के लिए आपकी कोई शिकायत न्यूमेरिकल से भी नहीं आना चाहिए। हम लोग और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आज आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में चॉपर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, जो कि सेकेंड यूनिट का दूसरा पार्ट दिया हुआ है। आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिएगा कि अगर रेक्टिफायर इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको चॉपर में समझने में अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर चॉपर यानी कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर डिस्कस करेंगे।